तो हम जो पढ़ने वाले हैं आज, एक्चुअली अभी तक, उससे पहले एक बार थोड़ा रिकैप करते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा क्या था। तो पढ़ा था हम लोगों ने अभी तक कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड किसी भी चार्ज पार्टिकल को इफेक्ट करता है जब वो उसके अंदर मूव करता है. दैट एक्चुअली वी डिस्कस्ड and we saw the some application. Yes, so these things also, when we placed a current carrying wire into magnetic field, how this magnetic field affect the current carrying wire, that we saw these things. Now our next task is to know how we can produce magnetic field. अभी तक जो हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट क्या होता है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ वी कैन जनरेट मैग्नेटिक फील्ड. सो ये आपको डायग्राम दिख रहा है ना? ये डायग्राम दिख रहा है? सर स्क्रीन नहीं दिख रही. स्क्रीन नहीं दिख रही? नहीं. ये आप लोग डायग्राम देख रहे हो? यस सर. यस हाँ. सर. तो ये क्या है और क्या एक्चुअली में इसका क्या मतलब है अभी नहीं समझ में आएगा, बट एट द एंड ऑफ द चैप्टर वी विल सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट, क्या चीज है ये, और ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है. ओके. नाउ जो है प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि हमें पता करना है कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. तो जैसे कि मैंने आपको उस दिन भी बताया था, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है एक्चुअली ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज. अगर चार्ज आपका मोशन में है तो आप कह सकते हो कि दैट प्रोड्यूस एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड. बट कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये आपका ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है. यही यही कॉन्सेप्ट था जिसकी वजह से पूरा आइंस्टाइन ने जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट था वो पूरा बदल दिया. क्योंकि आइंस्टाइन का कहना ही था कि यदि हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करते हैं, मतलब इनर्शियल फ्रेम ही है, इनर्शियल फ्रेम ही है, मान लेते हैं हम, अगर एक फ्रेम है, एक जगह है जो कि ग्राउंड पे है, वहां से चीजों को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं. वहीं पर एक ऐसा फ्रेम है जो कुछ स्पीड से और काफी हाई स्पीड से मूव कर रहा है. तो अगर हम उस फ्रेम से देखेंगे तो हमें कुछ चीजें और नजर आएगा, और हमारा उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में हमारा टाइम और जो स्पेस है, या जो भी चीज जो भी हम पढ़ रहे हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं या मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं, ग्रेविटेशन फील्ड पढ़ेंगे, सो दैट ऑल चेंज, सब मॉडिफाई, गलत नहीं होगा बट मॉडिफाई हो जाएगा. तो एक्चुअली में कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये डिपेंड करेगा किस चीज के ऊपर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर. समझने के लिए समझो. फॉर एग्जांपल, यदि मैं कहता हूं ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो और यहां पर इसी के साथ यहां पर ये ऑब्जर्वर है जो इस इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व कर रहा है. क्या ऑब्जर्व करेगा? इसका मोशन को ऑब्जर्व करेगा. तो स्टार्टिंग में मान लो ये ऑब्जर्वर रेस्ट में है, बट ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है विद स्पीड मान लो 5 मीटर पर सेकंड के साथ. तो ऑब्जर्वर क्या बोलेगा इस टाइम पर? इस टाइम पर बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, मींस चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा. बट वहीं पर दूसरा, यहां ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, बट वहीं पर अगर मैं कहूं कि यही इलेक्ट्रॉन्स है और ये मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और यहां पर ऑब्जर्वर भी है, बट ऑब्जर्वर अब रेस्ट में नहीं है, ये मोशन में है, और इसकी स्पीड भी उतनी ही है जितनी इलेक्ट्रॉन्स की है, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड. तो अब अगर ये ऑब्जर्वर इसको देखेगा
तो इसको रेस्ट में दिखाई पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट में दिखाई पड़ेगा। यहां से इलेक्ट्रॉन्स इसको मोशन में दिखाई पड़ रहा था, बट यहां से इसको रेस्ट में दिखाई पड़ेगा। देन ही से दैट व्हाट, इसके रिस्पेक्ट में अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा, दैट प्रोड्यूस एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इट डिपेंड अपॉन द ऑब्जर्वर आल्सो। ओके, बट हम लोग ने रेस्ट में देख लिया था चार्ज को, कि जब चार्ज रहता है रेस्ट में तो क्या होता है। अब हम देखते हैं कि मोशन में आता है तो क्या होता है। ओके ओके, there is a there is a one scientist, Biot, okay, Biot, who observed something, okay, Biot, जिसने कुछ ऑब्जर्व किया, और वो ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं कि उसने क्या क्या चीज ऑब्जर्व किया। जस्ट अ मिनट। हाँ, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, मतलब मैं समझाता हूँ कि बायोट ने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो बायोट ने क्या देखा कि अगर कोई भी एक चार्ज पार्टिकल लिया उसने, ये चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और ये कुछ स्पीड से मूव कर रहा है, कुछ स्पीड से मूव कर रहा है, मान लो v स्पीड से मूव कर रहा है। तो और इसने क्या किया, इसके चारों ओर जो है आपका ये रख दिया, क्या कहते हैं, कुछ आयरन्स के पीस छोटे छोटे रख दिए, ठीक है। तो जब ये चार्ज पार्टिकल इधर की तरफ, और यू कैन से एक मैग्नेटिक कंपास रख दिया जो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करता है, या आप कर सकते हो खुद ही मैग्नेटिक कंपास रख दोगे जो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करता है। तो ये चार्ज पार्टिकल जब इधर की तरफ मूव कर रहा था, इधर की तरफ कुछ स्पीड के साथ, v स्पीड के साथ, इस लाइन के अलोंग, तो इस लाइन के अलोंग उसने ऑब्जर्व किया कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं है। मींस मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके अलोंग जीरो है, इसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा इस लाइन के अलोंग, यानी जिस लाइन के अलोंग चार्ज मूव कर रहा है उस लाइन के अलोंग कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। बट देखो यहाँ पे मैंने दो, ये जो है दो प्लेन बना रखा है इसने, इस फिगर में दो प्लेन है, ठीक है, और ये दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं सपोज इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूं, तो इस जगह पर इस चार्ज की वजह से, और ये चार्ज मोशन में है, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड होगा। बट यू कैन से दिस मैग्नेटिक फील्ड इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ओके, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, इस डायरेक्शन में। इन अ सेम मैनर, अगर मुझे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो इसके वजह से, इस मूविंग चार्ज की वजह से इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फिर से इस प्लेन के परपेंडिकुलर आ रहा है। तो उसने ये देखा कि जो भी कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, सो इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, बट along the motion of charge there will be no magnetic field। मीन्स यदि मैं कोई भी पॉइंट कंसीडर करता हूं स्पेस में, कोई भी पॉइंट, लेट सपोज इसने जैसे यहां पर एक पॉइंट कंसीडर किया जो कि इस चार्ज से किसी पर्टिकुलर टाइम पर कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है। तो ये जो वेक्टर r वेक्टर है, ये दिखा रहा है इस पॉइंट p का, जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, यहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो इस पॉइंट का पोजीशन इस चार्ज के रिस्पेक्ट में, ये आर वेक्टर हो गया, आर वेक्टर हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट के ऊपर वो क्या होगा, इस आर वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। मींस जिस प्लेन के अंदर, जिस प्लेन के अंदर ये आर वेक्टर है, मींस पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर का यहां पे मतलब क्या है कि इस चार्ज से किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर चार्ज से किसी पॉइंट का डिस्टेंस, इट्स अ पोजीशन वेक्टर। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो किसी पॉइंट के ऊपर, तो वो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा। लेट अस सपोज अगर मुझे इस पॉइंट के ऊपर फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं क्या करूंगा, यहां से पहले इसका पोजीशन, इस चार्ज पार्टिकल से पहले इसका पोजीशन देखा, दिस इज आर वेक्टर, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा।
इसके परपेंडिकुलर, इस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। बट अगर आप कोई पॉइंट यहां पे लेते हो, मान लो ये पॉइंट आप लेते, यहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होता, तो आपका आर वेक्टर किधर की तरफ होता? इधर की तरफ होता। आर वेक्टर इधर की तरफ होता। तो इस डायरेक्शन में अब यहां से परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे तो नहीं ड्रॉ कर सकते, तो यहां पर इस डायरेक्शन में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा। ओके, सो द मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली परपेंडिकुलर है। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होता है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, बट जिस पॉइंट के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है या जिस प्लेन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है उस प्लेन के क्या आएगा? परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा। मींस आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट, बायोट ने और एक चीज ऑब्जर्व किया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा कोई भी चार्ज पार्टिकल, ये डिपेंड करेगा कि ये चार्ज कितना है, कितना चार्ज मूव कर रहा है। 1 कूलाम मूव कर रहा है या 2 कूलाम मूव कर रहा है या 3 कूलाम मूव कर रहा है या 4 कूलाम मूव कर रहा है, क्योंकि अलग अलग चार्ज को इसने मूव करा के दिखाया। 1 कूलाम को, 2 कूलाम को, 3 कूलाम को, 4, सभी अलग अलग अमाउंट का चार्ज यहां से मूव कराया। तो उन सबके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था वो डिफरेंट हो रहा था। तो एक और यहां पे पॉइंट आया कि द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रहा है किस चीज के ऊपर? चार्ज के ऊपर, कि कितना अमाउंट का चार्ज जो है फ्लो कर रहा है। सेकंड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या आया? थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या आया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है चार्ज पार्टिकल, ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है चार्ज पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी कितनी है? जितना ज्यादा वेलोसिटी है, जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा उतना ही ज्यादा ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। और ये सभी एक्सपेरिमेंटली उसने चीज को ऑब्जर्व किया है, यहां कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है इसका। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन वेलोसिटी also, depend upon velocity also, velocity of charge। तो Q पे डिपेंड किया, R पे डिपेंड किया। और दूसरा, आपको मान लो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है या यहां पे फाइंड करना है या यहां पे फाइंड करना, अलग अलग लोकेशन पे फाइंड करना है। तो जब आप अलग अलग लोकेशन पे फाइंड करना चाहोगे तो ये R वेक्टर भी अलग अलग होगा, वेक्टर, सो इसका मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा और डायरेक्शन भी अलग अलग होगा। तो अलग अलग पॉइंट के ऊपर, क्योंकि अब ऐसा नहीं कह सकते कि जितना यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही यहां पे होगा, यहां पे भी उतना ही होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी पॉइंट के ऊपर, वो डिपेंड कर रहा है किस चीज के ऊपर? आर वेक्टर के ऊपर। यानी बी वेक्टर डिपेंड अपॉन आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर चार से कितने डिस्टेंस पे आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हो। सो बेसिकली दिस, और एक ऑब्जर्वेशन यही हमने देखा था कि इफ आर वेक्टर इज पैरेलल टू वी वेक्टर, आर वेक्टर वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, देन मैग्नेटिक फील्ड इज 0। सो दीज आर द ऑब्जर्वेशन मेड बाय द बायोट and he proposed a law. What he proposed? He said that कि the magnetic field due to moving charge, magnetic field due to moving charge, magnetic field due to moving charge, B vector is actually depend upon charge। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ऑल्सो डिपेंड अपॉन वेलोसिटी, जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, वी वेक्टर, वी, अभी मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं सिर्फ, वी। ऑल्सो डिपेंड अपॉन व्हाट? डिपेंड अपॉन व्हाट? रेडियल डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो एज वी नो दैट, जैसे कि अगर चार्ज स्टेशनरी होता, तो चार्ज अगर स्टेशनरी होता तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता था किसी पॉइंट के ऊपर, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था आर स्क्वायर के। सो दैट सेम एनालॉजी फॉलो, कि जितना ज्यादा डिस्टेंस पे होगा उतना कम आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। इस चार्ज से जितना ज्यादा डिस्टेंस पे जाओगे आप, उतना, जितना ज्यादा डिस्टेंस पे, यानी इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड कम होगा एज कंपेयर टू यहां के, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है इस चार्ज से वो कम है,
ये ज्यादा डिस्टेंस है, सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. एंड यू कैन सी ऑल्सो वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये अभी मैंने बोला कि अगर वेलोसिटी पैरेलल हो गया और ये आर वेक्टर, ये जो पोजीशन वेक्टर है जिस पॉइंट के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा. मींस अगर आर वेक्टर और बी वेक्टर आपका सेम डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा. बट अगर आर वेक्टर, जैसे यहां पे देखिए, ये जो आर वेक्टर है, दिस इज द आर वेक्टर, इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर. ये जो वेलोसिटी है इसके परपेंडिकुलर है. आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, सो एट दैट पोजीशन magnetic field is maximum. But at other point if you want to calculate, यहां पर magnetic field find करोगे तो यहां पर velocity vector में और r vector में कुछ एंगल है. so magnetic field किसी पॉइंट के ऊपर क्या जनरेट हो रहा है, वो उस किसके ऊपर एक चीज डिपेंड कर रहा है, इस एंगल थीटा के ऊपर भी, कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन r vector एंड v vector, r vector एंड v vector. और आप देख सकते हो कि जब 90 डिग्री एंगल है तो मैक्सिमम मिल रहा है, बट जब जीरो एंगल है इनके बीच में तो जीरो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है. इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वेरी करेगा एंगल के साथ, थीटा के साथ, बट हाउ, साइनसोइडली, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड वी वेक्टर. सो इफ यू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, अब चूंकि अब देखिए एक चीज है, मैग्नेटिक फील्ड इज अ व्हाट, मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. फर्स्ट वी रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. सो इफ यू रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यू गेट अ कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू म्यू नोड अपॉन 4 पाई इंटू QV अपॉन r स्क्वायर इंटू साइन थीटा, वेयर म्यू नोड बाय 4 पाई is equal to होता है 10⁻⁻⁷. and you tell me in next class what is the unit of this. okay, so mu node upon 4 pi, इस म्यू नोड को हम लोग परमेबिलिटी ऑफ, है ना, मैग्नेटिक प्रोबेबिलिटी ऑफ मीडियम कह सकते हैं. बट यहां पे चूंकि हम अभी एज्यूम कर रहे हैं, वी आर एज्यूमिंग दैट, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में एज्यूम करते थे कि देयर विल बी नो मीडियम, सो व्हेन दिस चार्ज इज मूविंग there will be no gas, no air or anything else. So this is the magnetic permeability of free space. अब चूंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, so I can write into vector form. How we can write? B vector is equal to mu node upon 4 pi q. अच्छा, एक चीज देखो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, यू कैन सी दिस मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, एंड दिस आर वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये जो आर वेक्टर और जो वेलोसिटी है और ये जो पोजीशन वेक्टर है, आर वेक्टर एंड वी वेक्टर बोथ इन अ सेम प्लेन, एक ही प्लेन के अंदर है. बट ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल रहा है, दैट इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर एज वेल एज बी वेक्टर, because these two vectors, r vector and v vectors, are in same plane and that is perpendicular to both. So we know that when we do cross product, अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूं इन दो वेक्टर्स का, then we get a vector. If I do cross product of v vector and r vector, v vector and r vector का क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो मुझे क्या मिलेगा कि वेक्टर ही मिलेगा, which is perpendicular to this plane. So you know that there is a one quantity which is magnetic field, जो कि इस दोनों के परपेंडिकुलर है. ओके, सो अगर आप देखिए r पे हाथ रख, ये आपका v वेक्टर है. ओके, सो दिस इज द v वेक्टर. सो इफ यू देखिए, इसने कर्ल बना, ये अपना इसके इसको ये देखना है, ये वाला. तो ये देखो यहां पे क्या कर रखा है,
कि यदि आप फर्स्ट आपको चाहिए ये बी वेक्टर चाहिए, अगर आपको ये वेक्टर चाहिए, ये मैग्नेटिक फील्ड वाला वेक्टर चाहिए, तो कैसे मिलेगा? यू हैव टू पुट ये आर वेक्टर जो इस आर वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, मींस जिस जगह पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ये वेक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा। ओके, सो कैसे निकालोगे ये बी वेक्टर? कैसे निकालोगे? अपने थंब को अपने थंब को अपने थंब को किसके अलोंग रखना है? वेलोसिटी के अलोंग। अपने थंब को वेलोसिटी के अलोंग रखना है। यू पुट योर थंब अलोंग द वेलोसिटी ऑफ चार्ज, जैसे इसमें रख रखा है, and then rotate, then rotate, then rotate, so you get the direction of magnetic field. Okay, in this manner you have to put your thumb along the velocity and rotate, so you get this magnetic field which is perpendicular to r vector as well as v vector. Okay, so we can say this is equal to what? यहां पे मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसी को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे करके, आर स्क्वायर इंटू वी क्रॉस वी क्रॉस वी क्रॉस आर कैप। आर कैप क्या है? ये आर कैप क्या है? ये है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर जो किसका डायरेक्शन बताएगा? किसका डायरेक्शन बताएगा? डायरेक्शन बताएगा आपका इस आर वेक्टर का, आर वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा, आर वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा, सिर्फ डायरेक्शन बताएगा। तो यदि आप v पे हाथ रख के r की तरफ घुमाओगे देन यू गेट मैग्नेटिक फील्ड। सो आई कैन राइट r वेक्टर, यहां पे r कैप लिखा, इसी को हम लोग और सही से लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं म्यू नोड अपॉन 4 पाई q v क्रॉस r कैप। वी नो दैट r कैप क्या होता है? दैट इज इक्वल टू r वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर। सो आई कैन राइट r or magnitude of r vector, you simply write r, so this will become upon r cube. So this is what, this is your Biot-Savart law. कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? जो हमने देखा कि यदि एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, अगर एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या प्रोड्यूस होगा किसी भी पॉइंट के ऊपर। तो ये हमने एक चार्ज की वजह से देखा। बट मान लीजिए, सपोज मान लीजिए आपके पास कोई करंट कैरिंग वायर होता, करंट कैरिंग वायर होता, तो करंट कैरिंग वायर में एक चार्ज मूव नहीं करता। जैसे अगर मैं कहूं कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो उसमें एक चार्ज मूव नहीं करता, तो उसमें कई सारे चार्ज मूव करते हैं, तो उन सभी चार्ज की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? तो हम क्या करेंगे कि जैसे मैंने एक चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला, यहां पर ये जो मैंने चार्ज निकाला है मैग्नेटिक फील्ड, वो एक 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 चार्ज की वजह से निकाला है। बट मान लीजिए अगर यहाँ पे वायर रखा होता, यहाँ पे वायर रखा होता और उनके वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता, तो उसमें कई सारे चार्ज मूव कर रहे होते, तो हम क्या करते? सभी इंडिविजुअल चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते और देन उसके बाद उन सभी का वेक्टर सम कर देते, तो मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता, पता चल जाता कि कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो नेक्स्ट टास्क यही है, टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर। ओके, सो अगेन आई शो सम फिगर। यस यस, देखिए यहां पर अब क्या किया हम लोगों ने? चार्ज के बदले, देखो यहां पर वही कुछ क्वेश्चन है, यहां पे चार्ज के बदले हमने क्या रख दिया? एक करंट कैरिंग वायर रख दिया, यू करके ऐसे करके रख दिया है। और इस करंट कैरिंग वायर का जो लेंथ है वो कितना है? स्मॉल डीएल है। इसका लेंथ कितना है? स्मॉल डीएल है। और मुझे इस करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताना है। सो वी नो दैट सिंपल कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन चार्ज अभी मैंने निकाला, दैट इज इक्वल टू म्यू नोड अपॉन 4 पाई 4 पाई 4 पाई क्यू क्यू v क्रॉस r वेक्टर डिवाइड बाय r क्यूब। ये एक चार्ज की वजह से मूव, एक चार्ज की वजह से था।
बट यहां पे अब क्या है, हमारे पास करंट कैरिंग वायर है, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ओके, तो जैसे कि हम पता है हमें कि अगर करंट मान लीजिए इधर की तरफ मूव कर रहा है, करंट इधर की तरफ है, इस तरफ है, इसका मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इधर की तरफ मूव कर रहा होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इधर की तरफ मूव कर रहा होगा विद वेलोसिटी। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन्स है, अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। बट होल, चलिए होल मत समझिए, कि मान लीजिए एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, लेट सपोज, जिसके ऊपर चार्ज जो है Q इक्वल टू प्लस ई है। तो अगर एक चार्ज मूव करेगा, एक चार्ज मूव करेगा, एक चार्ज मूव करेगा, तो उसके वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं, दैट इज इक्वल टू, अगर चार्ज आपका E है तो B इक्वल टू, यू कैन से म्यू नोड E अपॉन 4 पाई V, और ये V क्या है, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज। सो वी नो दैट इन कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर अगर करंट है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जो चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं, वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं, वीडी वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। सो वीडी क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। नाउ अगेन बी वेक्टर, अब किसी भी, ये जो कंडक्टर है इसका लेंथ कितना है, डीएल है, और मान लीजिए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है आपका, डीए है, डीए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो वी नो दैट, जो स्मॉल एन होता था, स्मॉल एन होता था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ चार्ज मूविंग थ्रू अ कंडक्टर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। सो टोटल नंबर ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर, वो क्या आ जाएगा, चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। सो व्हाट इज द वॉल्यूम, volume is area of cross section, which is, let's suppose A. So A into length of the conductor, which is dl. So अगर अगर एक चार्ज मींस एक इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, देन इट प्रोड्यूस दिस अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बट अगर अगर इतना, अब अगर मैं कहूं कि ये क्या था, ये था टोटल नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो अगर कैपिटल इतना चार्ज अगर मूव करेगा तो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मींस नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय चार्ज। इसमें से कितने चार्ज निकल रहे हैं, कैपिटल एन। अगर एक चार्ज करता तो इतना आता, और अगर टोटल चार्ज एन मूव कर रहा है इसके थ्रू तो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, एन इंटू म्यू नोड इंटू ई अपॉन 4 पाई इंटू वी डी क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। सो व्हाट इज दिस, अगर मैं यहां पे n की वैल्यू पुट कर दूं तो व्हाट इफ वी गेट, अच्छा एक चीज यहां पे, अभी क्योंकि इसका लेंथ जो है इस कंडक्टर का काफी छोटा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा होगा वो भी काफी छोटा प्रोड्यूस हो रहा होगा, डी बी। सो डी बी नेट इज इक्वल टू म्यू नोड अपॉन 4 पाई, और n की वैल्यू अगर हम पुट करें कितना, स्मॉल n इंटू ए इंटू ई इंटू डीएल इंटू वीडी क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ओके, और जो आपका यहां पर जो वीडी यानी जो वेलोसिटी वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगा वो करंट के डायरेक्शन में है, इधर की तरफ है, velocity of charge particle in this direction. So I can write in this manner also. इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू नोड अपॉन 4 पाई इंटू एन इंटू ए इंटू ई इंटू वी डी इंटू डीएल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। Then we know this is what, current through a conducting wire. This is a current through the conducting wire. So we can write magnetic field due to this conductor, magnetic field due to
this conductor, this small conductor is equal to dB net is equal to mu node upon 4 pi. This is what? Current through the conductor I into dl cross r vector upon r cube. Also you can write, अगर मैग्नीट्यूड मुझे लिखना है इसका, सिर्फ ये तो वेक्टर फॉर्म में है, अगर मुझे मैग्नीट्यूड बताना है तो dB net is equal to, you can say, mu node upon 4 pi into I into dl upon r square into sin theta, because we know that dl क्रॉस r वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, दिस इज इक्वल टू होगा, ये क्या होगा आपका, ये होगा dl इंटू r, dl का मैग्नीट्यूड इंटू r का मैग्नीट्यूड इंटू में sin थीटा, वेयर थीटा इज व्हाट, थीटा इज द एंगल. यहां पे देखिए थीटा क्या था, एंगल था वेलोसिटी और r वेक्टर के बीच में. तो यहां पर वेलोसिटी के डायरेक्शन में क्या है, करंट है, मींस ये dl वेक्टर है. तो dl वेक्टर इस डायरेक्शन में है, dl वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में है, dl वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में है. तो ये dl और r के बीच में एंगल है, ये जो r वेक्टर है इसके बीच में एंगल थीटा. ओके, सो वी कैन से दैट dl थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन dl वेक्टर एंड r वेक्टर. सो दिस इज अ नेट मैग्नेटिक फील्ड. ओके, अगर मुझे मान लीजिए ये कंडक्टर, इसका लेंथ dl नहीं होता, इसका लेंथ टोटल l होता, बहुत बड़ा कंडक्टर होता, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होता, यू हैव टू डू इंटीग्रेशन. सो बी नेट इज इक्वल टू, यू कैन से इंटीग्रेशन म्यू नोड अपॉन 4 पाई I dl sin theta upon r square. So this formula we will use again and again. So this is what, Biot-Savart law. And how you can find the direction of the magnetic field? जैसे हम पहले एक मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे, कि जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था चार्ज, उसी डायरेक्शन में हम अपने थंब को रख रहे थे एंड देन उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे थे. बट इस डायरेक्शन में चार्ज, जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है, मींस उसी डायरेक्शन में क्या होगा, आपका करंट होगा. तो जिस डायरेक्शन में आपका करंट हो, जिस डायरेक्शन में वायर के अंदर करंट होगा, जिस डायरेक्शन में वायर के अंदर करंट होगा, उस डायरेक्शन में हम अपने थंब को रखेंगे एंड देन वी रोटेट आवर फिंगर, अपने फिंगर्स को रोटेट करेंगे, तो हमें ये मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा कि कहां पे कितना कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है. ओके, Biot-Savart law, Biot-Savart law, Savart law. So we can see, if we have current carrying wire, if we have current carrying wire, then this current carrying wire produce magnetic field. Okay, जितना ज्यादा करंट होगा, you can see, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. So if you have any, just I take one application of this. Okay, I am going to apply this. तो इसके लिए क्या करें, सपोज, लेट सपोज वी हैव अ कंडक्टर, ये करंट कैरिंग वायर, मान लेते हैं ये करंट कैरिंग वायर है. ओके, सो इट कैरी अ करंट I and I want to find out the magnetic field due to this wire. Okay, so current, magnetic field due to, oh sorry, magnetic field due to, magnetic field due to current carrying straight wire. So suppose we have this wire which is straight and I want to find out the magnetic field due to this wire. तो कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले हमें चूज करना होगा पॉइंट. स्टेप क्या है, देखिए मैंने जब लॉ बताया तो उसमें बताया शुरू में ही कि यू हैव टू चूज द पॉइंट, कि किन पॉइंट्स के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है. सो यू हैव टू चूज द पॉइंट. अच्छा, पॉइंट चूज करने से पहले आपको
क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करना पड़ेगा उस करंट कैरिंग वायर के ऊपर। ओके, जिसके से मैग्नेटिक फील्ड आपको प्रोड्यूस फाइंड करना है। तो लेट्स सपोज मुझे यहां से इस वायर से एक्स डिस्टेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे वायर के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करेंगे, छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करेंगे डीएल, जिसका लेंथ कितना होगा डीएल, और यू कैन से दिस इज अ डीएल। ये छोटा सा वायर मैंने कंसिडर किया जिसका लेंथ है डीएल। इसके वजह से मान लीजिए मुझे इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। देन व्हाट वी हैव टू डू, जिस पॉइंट के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, यू हैव टू कनेक्ट दिस एलिमेंट बाय अ वेक्टर व्हिच इज योर पोजीशन वेक्टर। ओके, एनी प्रॉब्लम? हेलो? Yes, sir. यस, ठीक है। देन ये हमें यहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ओके, अच्छा, ये जो डीएल वेक्टर होगा, यहां पर हमने अभी बोला ना, यहां पर इस वाले केस में थीटा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। तो डीएल वेक्टर किधर की तरफ होगा, along the current, so we have a vector dl, ये dl वेक्टर है, this is a dl vector along the current. So I want to find out magnetic field due to this small element at a point p. Okay, so I am using what, Biot-Savart law. I am using what, Biot-Savart law. So Biot-Savart law क्या कहता है, b db, or you can say net magnetic field due to this wire b net is equal to integration of mu naught upon 4 pi I into dl upon r स्क्वायर। इस पॉइंट, इस छोटे से कंडक्टर से कितना डिस्टेंस है r, सो r स्क्वायर इंटू साइन थीटा। वेट, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इज द एंगल, डीएल वेक्टर ऊपर की तरफ है, यू कैन सी दिस इज द वेक्टर, डीएल वेक्टर इधर की तरफ है। तो यहां से ये जो आर वेक्टर है वो ये कितना एंगल बना रहा है, सो लेट्स सपोज दिस एंगल इज थीटा, सो दिस इज थीटा, साइन थीटा। सो अगर ये एंगल थीटा होगा, देन व्हाट इज दिस एंगल, व्हाट इज दिस एंगल, ये क्या होगा एंगल, अरे बोलो, ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा एंगल, हेलो? Theta minus 90 180 minus यस, theta. 180 माइनस थीटा, सो ये आ जाएगा आपका 180 माइनस थीटा। ओके, सो यू कैन से आल्सो फाई, यू कैन से फाई। तो मैं इस छोटे से लेंथ, ये जो डीएल है, इस छोटे से लेंथ के वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूं इस पॉइंट पी के ऊपर। ओके, सो दिस इज द एक्स, और मान लेते हैं ये जो छोटा सा एलिमेंट है वो यहां से कितने डिस्टेंस पे है, वाई डिस्टेंस पे। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके बनाता हूं, है ना, इस पूरे डायग्राम को थोड़ा छोटा हो गया, काफी ज्यादा छोटा हो गया। ओके, ये हो गया मेरा वायर जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है आई, और मुझे इस वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है इस पॉइंट के ऊपर, यहां पर पी पॉइंट के ऊपर। तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया यहां पर जिसका लेंथ है डीएल, डीएल, और ये जो डीएल वेक्टर है वो इसी डायरेक्शन में है, कितने डिस्टेंस पे यहां से, एट ए डिस्टेंस वाई के ऊपर। और ये डीएल किसके बराबर होगा आपका, डी वाई के बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू डी वाई। इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है मुझे इस पॉइंट के ऊपर, देन
I have to draw a position vector. This is your r vector. R vector. Then what is the direction of magnetic field at that here? डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का? ओके बताओ, डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का? हेलो, आर की तरफ आर के तरफ कैसे होगा? आर के परपेंडिकुलर होगा ना, आर के परपेंडिकुलर होगा। यस सर। और कैसे निकालने के लिए बताया मैंने? थंब को रखो किधर की तरफ? करंट के डायरेक्शन में, मीन स्ट्रेट वायर के अलोंग, और अपने फिंगर्स को रोटेट करो। तो जो रोटेट करोगे तो इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ आएगा? अंदर की तरफ आएगा, और वो अंदर की तरफ जा रहा होगा जो कि आर वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। और जब इसको घुमाओगे पूरा पूरा घूम जाएगा, तो जैसे ही अब तुम्हारा फिंगर राइट साइड में आएगा, बाहर की तरफ आ रहा होगा, तो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? बाहर होगा। इस तरफ क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा। जस्ट फॉलो, ऐसे करके अपने थंब को रखो करंट के डायरेक्शन में और राइट हैंड स्क्रू रूल लगाओ, तो यू गेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, सो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर कि ये पॉइंट मैंने मान लिया ए, ये पॉइंट मैंने मान लिया बी। देखो मेरे से इंटरेक्ट नहीं करोगे, चुपचाप सुनते रहोगे तो नहीं होगा, ठीक है? फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर कहोगे सर समझ में नहीं आ रहा और ये वो, ठीक है? तो इसीलिए जितना हो सके, नहीं आ रहा है तो पूछो। तो मैंने इससे इसको कनेक्ट कर दिया, और ये वाला एंड को भी मैंने क्या कर दिया, यहां से यहां पे कनेक्ट कर दिया। तो ये जो एंगल है, ये एंगल हो गया मान लो अल्फा, और ये एंगल हो गया एंड जो है बीटा। इस पॉइंट पी के ऊपर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस पूरे वायर की वजह से निकालना है। तो ये जो मैंने लाइन, ये जो छोटा सा कंडक्टर बनाया है, इसकी वजह से पहले मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, एंड देन इस पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं? बाइट सर्वेट लॉ लगा रहे हैं। बाइट सर्वेट लॉ क्या कह रहा है? म्यू नोड अपॉन 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर। सो अगर मान लीजिए ये डिस्टेंस कितना है? x है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डीएल वेक्टर से इस पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर ये y है, ये x है, देन व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई। यस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2। ये आपका आ गया r। सो म्यू नोड अपॉन 4 पाई, और dl के बदले क्या लिखोगे आप? dy इंटू आई। करंट कितना फ्लो कर रहा है? I अपॉन, इसके बदले क्या लिख सकते हैं हम लोग? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2। और ये सिंपली आर ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अगर ये एंगल थीटा है, दिस एंगल थीटा, तो दिस एंगल इज 180 डिग्री माइनस थीटा। Then this is what? Sin theta. Okay. कोई दिक्कत यहां तक? यस सर। अच्छा, एक चीज देखो, ये जो डी, यस हाँ, ये जो डी वाई है, 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 ये भी कुछ एंगल बना रहा होगा यहाँ पर। यस सर। यहाँ पे कुछ एंगल बना रहा होगा इस सेंटर, इस पॉइंट पी के ऊपर। ये जो डी वाई है, ये कुछ एंगल बना रहा होगा इस पॉइंट पी के ऊपर। तो मान लेते हैं जो एंगल बन रहा होगा, कितना बन रहा होगा? डी फाई। करेक्ट? ये छोटा सा yes, एलिमेंट
इस पॉइंट P के ऊपर एंगल बना रहा है डी फाई, ठीक है, और ये एंगल है आपका फाई। कोई प्रॉब्लम? नो सर। यस। तो ये जो डी फाई है और ये जो आर है और ये जो डी वाई है, इसमें क्या रिलेशन होगा? डी वाई आर और ये जो डी फाई है, इसके बीच में क्या रिलेशन होगा? इलेक्ट्रोस्टैट में बताए, डेरिवेशन करके दिखाया इलेक्ट्रोस्टैट में, क्या होगा रिलेशन? डी वाई को क्या लिख सकता हूं मैं इन टर्म ऑफ आर और डी फाई? ये अगर सर्कल है और ये एंगल आपका, हाँ ये थीटा है, ये आर है, तो देन व्हाट इज दिस लेंथ? आर इंटू थीटा कहते हैं ना। तो अगर ये डी फाई है और ये आर है, तो ये क्या हो जाएगा? आर डी वाई इक्वल टू कैन से आर इंटू डी फाई। सो पुट हेयर म्यू नोड अपॉन 4 पाई आई इंटू आर इंटू डी फाई इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। नाउ यहां पे देखिए ये पूरा एंगल कितना है? 180 डिग्री माइनस में थीटा, और ये एंगल कितना है? फाई, और ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। सो आई कैन से 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस फाई प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो आई कैन से 180 डिग्री से 180 डिग्री कैंसिल हो गया। देन व्हाट इज दिस? थीटा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री प्लस फाई। इज इट फाइन? यस सर। हाँ, तो जहां पर थीटा है यहां पर, क्योंकि यहां पे जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो फाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो ये किया मैंने यहां पर, ये क्या आ जाएगा? म्यू नोड अपॉन 4 पाई आई इंटू आर से आर कैंसिल हो चुका है, अपॉन आर साइन थीटा, साइन थीटा के बदले क्या आ जाएगा? 90 डिग्री प्लस फाई इंटू डी फाई। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये फाई का वैल्यू कहां से कहां चेंज करेगा? देखो फाई का वैल्यू अगर आप इधर की तरफ जाते हो तो अल्फा आएगा। ये टोटल एंगल कितना है? अल्फा है। ये टोटल एंगल कितना है आपका? अल्फा है। तो अल्फा। फाई, हाँ फाई का वैल्यू अल्फा आएगा। और इस तरफ आओगे, इस एंड को देखोगे तो कितना घूमना पड़ेगा आपको? बीटा। कितना घूमना पड़ेगा? बीटा। तो मैं चाहता हूं यहां से मुझे इस पूरे वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इस पॉइंट पी के ऊपर। तो मैं कहां से कहां जाऊंगा? फाई इक्वल टू माइनस बीटा से लेकर के मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट, ये पूरा कंडक्टर यहां पे है जिसमें करंट ऐसे करके फ्लो कर रहा है, मुझे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? ये जो फाई है, जब आप इस एंड को देखोगे तो ये एंगल फाई कितना हो जाएगा? माइनस बीटा। और इस एंड को देखोगे तो ये एंगल हो जाएगा प्लस अल्फा। तो फाई का वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगा आपका? यहाँ पे जो फाई है वो कहां से कहां तक हो जाएगा? फाई इक्वल टू माइनस बी से लेकर के फाई इक्वल टू अल्फा तक। कोई प्रॉब्लम यहां पर? नो सर। यस। तो दिस इज व्हाट नेट मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P, एट अ पॉइंट P ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर। ये जो करंट कैरिंग वायर है उसकी वजह से इस पॉइंट P के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कुछ ही आएगा। अब इसको करना पड़ेगा सॉल्व। तो म्यू नोड अपॉन 4 पाई क्या है? कांस्टेंट इंटू आई। अच्छा, ये जो आपका आर है, यहां पे देखिए ये आर आपका कांस्टेंट नहीं होगा। ये जो आर है, ये जो डिस्टेंस है, ये छोटा सा एलिमेंट जो कंसीडर किया है उसके वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड पहले फाइंड यहां पे कर रहे थे। जब आप यहां से यहां तक जा रहे हो, मींस आपको ये पूरे कंडक्टर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होगा, तो आप अलग अलग जगह पे छोटा छोटा एलिमेंट कंसीडर करोगे।
यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और सभी के वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करोगे, देन ऐड करोगे। तो ये जो आप जब अलग अलग जगह पे ये छोटा छोटा एलिमेंट कंसिडर करोगे, देन दिस आर वेक्टर इज ऑल्सो चेंज। करेक्ट? करेक्ट? हाँ। तो आर वेक्टर को इन टर्म ऑफ पाई क्या लिख सकते हैं? इन टर्म ऑफ फाई 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 क्या लिख सकते हैं? यहां पे देखिए, ये जो y है, ये जो y हो गया, ये y है, ये x है, और ये एंगल फाई है, और ये r है। तो cos sin फाई, और यू कैन से टेन, यस, टेन फाई, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा? सामने वाला साइड y डिवाइड बाय होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, बेस। हाँ, फिर x, साइन थीटा लेंगे ना फिर। नहीं, परपेंडिकुलर इज y, और ये x हो गया, तो टेन फाई इक्वल टू y बाई एक्स ना। हम्म। तो मैं आर को यहाँ, चेंज करना है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ हाँ, सही बात है, सही बात है, हमें r चाहिए था। तो अच्छा, r r r को, 1 मिनट, साइन फाई, परपेंडिकुलर हाँ, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, सो y बाय r। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये थोड़ा आप स्किप कर सकते हो डेरिवेशन, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लेते हैं। y इक्वल टू r साइन फाई। करेक्ट है? यस सर। अच्छा, यहां पर अगर मैं, बट प्रॉब्लम है, अगर ऐसे लिखोगे तो प्रॉब्लम है। क्या है कि यहां पर सर देखिए, बट सर ये जो आर साइन फाई ये माइनस में नहीं जाएगा इस तरफ आके? r साइन फाई कहाँ पे जाएगा माइनस में? फाई इक्वल टू, हाँ। हाँ, यही वही प्रॉब्लम है कि आप देखें ना, फाई भी चेंज कर रहा है और r भी चेंज कर रहा है, तो कोई फायदा नहीं होगा, है ना। मुझे क्या करना है, ऐसे करना है कि सिर्फ दो चीजें चेंज, यहाँ पे y भी चेंज कर रहा है और r भी चेंज कर रहा है, फाई भी चेंज कर रहा है ना। तो प्रॉब्लम, और y भी चेंज करेगा, ये जो dy है वो भी चेंज करेगा। तो ये इसमें लिखने से बेटर है हम टेन फाई में लिखें, है ना, टेन फाई में लिखते हैं। तो टेन फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y अपॉन x हो जाएगा, y अपॉन x हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं x इंटू टेन फाई। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो फाई के रिस्पेक्ट में, तो डी फाई डी वाई अपॉन डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x, और टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है, ये रख लो, याद रखो, टेन थीटा इक्वल टू होता है डिफरेंशिएशन इसका स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा। यस एग्जैक्टली, सो सेक स्क्वायर फाई आ जाएगा। तो हम डी वाई को लिख सकते हैं x इंटू, और x इंटू, यू कैन राइट x इंटू डी वाई बाई, हाँ ओके। और अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पर डी वाई बाई डी फाई इक्वल टू क्या था आपका? r था ना। डी वाई बाई डी फाई आपका r था। कहीं गड़बड़ हो रही है कैलकुलेशन में, कुछ गड़बड़ हो गया है। डी वाई बाई डी फाई, कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पर। कुछ यहाँ पे मैंने क्या किया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कि x, ये जो x बाय, ये x बाय r अगर करोगे आपको मिलेगा cos फाई, है ना। x बाय r करोगे तो cos फाई मिलेगा। तो x इक्वल टू हम लिख सकते हैं r cos फाई, ओके। और ये सिंपली से r को लिख सकते हैं x बाय cos फाई, तो ये x sec फाई आ जाएगा। यानी ये जो x है, ये जो डिस्टेंस है इन टर्म ऑफ, ये r जो है इन टर्म ऑफ x और फाई निकाला मैंने, x sec फाई आ गया। और यहां पर मैंने डी वाई निकाला है,
कैसे निकाला dy, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, सामने वाला साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, सॉरी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो tan phi इक्वल टू y बाय x लिख सकते हैं, और y इक्वल टू हम लिख सकते हैं x tan phi, और दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी फाई इक्वल टू एक्स सेक स्क्वायर फाई आ जाएगा, देन dy इक्वल टू हम एक्स सेक स्क्वायर डी फाई ले सकते हैं। अच्छा, अब अप्लाई करते हैं, तो बी नेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नोड अपॉन 4 पाई इंटू करंट, डी वाई के बदले ले सकते हैं हम लोग, डी वाई के बदले ले सकते हैं, यहाँ पर डीएल था ना, डीएल, तो डीएल के बदले यहाँ पे डी वाई के बदले ले सकते हैं हम लोग एक्स सेक स्क्वायर फाई, एक्स सेक स्क्वायर फाई डी 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 फाई, और यहां पे था साइन थीटा, तो साइन थीटा को हम लोगों ने कन्वर्ट किया था कि ये जो फाई होगा ये 180 डिग्री, ये एंगल 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस फाई प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू यू कैन से 180 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री प्लस फाई, तो जहां पे साइन थीटा है यहाँ पर, इसके बदले में लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस फाई डिवाइड बाय, यहाँ पे नीचे में आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर के बदले में लिख सकते हैं क्या, एक्स अपॉन एक्स इंटू सेक स्क्वायर फाई, तो एक्स इंटू सेक स्क्वायर फाई, सॉरी एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई कैंसिल, एक एक्स से एक्स ये कैंसिल, और बीटा यहाँ पे फाई का वैल्यू किधर से किधर जाएगा, अगर आप इस तरफ आते हो तो फाई का वैल्यू हो जाएगा माइनस बीटा, इस एंड से इस एंड पे जाना है मुझको, बी से ए पे जाना है, तो फाई इक्वल टू माइनस बीटा से लेकर के इस एंड पे जब पहुंचेंगे तो फाई का वैल्यू हो जाएगा अल्फा, तो फाई इक्वल टू अल्फा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर इज इक्वल टू, यह आ जाएगा आपका म्यू नोड अपॉन 4 पाई, कांस्टेंट आ गया, आई भी कांस्टेंट है, और ये जो पॉइंट पी है उसका जो डिस्टेंस है इस वायर से जो कि एक्स है, ये भी कांस्टेंट रहेगा, चेंज क्या करेगा, सिर्फ आर चेंज करेगा, ये फाई चेंज करेगा, और ये वाई चेंज करेगा, बट ये एक्स डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं करेगा, तो एक्स कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दिया, साइन 90 डिग्री प्लस फाई होता है कॉस फाई, कॉस थीटा इंटू डी फाई, फाई इक्वल टू माइनस बीटा से लेकर के फाई इक्वल टू अल्फा तक, तो कॉस का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन, सॉरी साइन फाई, लिमिट पुट करेंगे फाई इक्वल टू माइनस बीटा से फाई इक्वल टू अल्फा तक, तो एक बार अल्फा पुट करो, साइन अल्फा आएगा माइनस साइन ऑफ माइनस बीटा आएगा, और साइन माइनस थीटा मैंने बता रखा आपको क्या होता है, माइनस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा आपका साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो बी नेट क्या कह सकते हो आप, बी नेट इक्वल टू म्यू नोड आई अपॉन 4 पाई इंटू एक्स, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ओके ओके, जस्ट एक मिनट, इतना बड़ा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, वैसे मैंने सिर्फ बता दिया आपको, बट इसका जरूरत नहीं है, जस्ट हमें बाइट सर्वोटल लगाने के लिए कैसे लगाना है, वो इस फॉर्मूले को कैसे लगाना है क्वेश्चंस के अंदर, उसके लिए मैंने बताया है, कोई नहीं, इसको थोड़ा और मतलब शॉर्ट में देखें तो कैसे होगा कि यदि अगर आपके पास कोई करंट कैरिंग वायर है, लेट्स सपोज कोई भी करंट कैरिंग वायर है जिसका लेंथ फाइनाइट है, और आपको निकालना है एक्स डिस्टेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड यहां पर, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट के ऊपर इस करंट कैरिंग वायर की वजह से, यदि वायर का ये वाला जो एंड है और ये वाला जो एंड है, ये जो लोअर एंड है वो एंगल बना रहा होगा यहां पर,
बीटा, और यहां पर ये वाला एंड जो बना रहा होगा इस पॉइंट के ऊपर एंगल अल्फा। तो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इस पॉइंट के ऊपर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, बी नेट इज इक्वल टू म्यू नोड आई अपॉन 4 पाई एक्स साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ऐसा ही रिजल्ट आया था हमारा किस में, जब हमें कोई भी यूनिफॉर्म चार्ज कैरिंग वायर था, इनफाइनाइट यूनिफॉर्म चार्ज था, और उसके वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था किसी भी पॉइंट पी के ऊपर। सेम टू सेम वही फॉर्मूला है। ओके, एनी प्रॉब्लम?